हेलो, हैव अ गुड डे। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो इकोसिस्टम है उसके बारे में। यूनिट 3 का ये चैप्टर है। इकोसिस्टम के बारे में हमने डिटेल्स स्टडी करी थी। उसमें हम देख रहे थे फूड चेन एंड फूड वेब। हम देख रहे थे इकोसिस्टम्स के फंक्शंस को। तो इकोसिस्टम का जो मेन फंक्शन है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जितने भी जीव हैं उनकी खाद्यों के द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किस तरह से होता है, ये इकोसिस्टम का एक मेन फंक्शन है। तो कल हमने पढ़ा था फूड चेन। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन जो है उसकी टाइप्स कितनी होती है। फूड चेन का एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत जो खाए या खाए जाने वाले पदार्थ हैं उनकी पुनरावृत्ति के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखलाएं बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं उसमें खाद्य ऊर्जाओं का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में या एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, तो उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब ये अलग अलग तरह की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में जब हम शो करते हैं या बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं, जो सबसे पहला उत्पादक होता है प्लांट, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में होते हैं टर्सरी कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? उपभोक्ता। तो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से ये तृतीयक उपभोक्ता की ओर बढ़ती है। तो पहली हमारी है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है ऐसी खाद्य श्रृंखला जो पौधों से प्रारंभ होकर शाकाहारी जंतुओं के माध्यम से मांसाहारी जंतुओं तक जाती है। और इस फूड चेन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्राणियों के आकार में भी वृद्धि होती है, यानी कि छोटे जीव से ये बड़े जीव की ओर बढ़ती है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे प्रोड्यूसर प्लांट हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो रैट हो गई, जैसे रैट ने गेहूं खाया या फिर कोई भी अनाज खाया, और रैट को अगर स्नैक ने खाया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और स्नैक को ईगल या कोई बाज ने जैसे खाया तो वो टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो ये हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। सेकेंड है प्रीडेटर फूड चेन या पैरासाइटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला जिसको हम कहते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला नाम से पता चल रहा है कि इसमें परजीवियों जो होते हैं उसका इसमें अहम रोल होता है। अब परजीवी क्या करते हैं? ऐसी खाद्य श्रृंखला ये जो स्टार्टिंग होती है ये हर्बीवोरस से होती है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनसे होती है, लेकिन इसमें जो भोजन और ऊर्जा का प्रवाह है वो बड़े आकार से ना होकर छोटे आकार से बड़े आकार की तरफ ना होकर बड़े आकार से छोटे आकार की प्राणियों की तरफ बढ़ती है। अब बड़े जीव जैसे इसमें ट्रॉफिक लेवल हो गए तो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो शाकाहारी है, उसके बाद में कुछ मांसाहारी आ गए, उसके ऊपर जो छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं। तो ये हो गई प्रीडेटर या सेप्रोफाइटिक फूड चेन। उसके बाद प्रीडेटर या पैरासाइटिक फूड चेन। सेप्रोफाइटिक तो अब आएगी। डिट्रियस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला या फिर सेप्रोफाइटिक खाद्य श्रृंखला। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत जीवों से प्रारंभ होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि मृत जीवी खाद्य श्रृंखला ना लिखकर इसको डिट्रियस या अप्रदन खाद्य श्रृंखला लिखते हैं। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत जीवों से स्टार्ट होकर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उन जंतुओं की ओर बढ़ती है जो इन सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। ऐसी खाद्य श्रृंखला का सबसे पहले जो स्टडी है वो ओडम ने किया था, और ओडम ने 1970 में दक्षिणी फ्लोरिडा की जो लाल मैंग्रोव वनस्पति है वहाँ पे इस तरह का स्टडी किया था। यहाँ पे आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह से जो प्रोड्यूसर्स है वो हरे पादप है, उन पे प्राइमरी कंज्यूमर जैसे ये टिड्डे हैं वो डिपेंड्स है। उसके बाद छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, एंड देन टर्सरी या क्लाइमेक्स कंज्यूमर जो है वो एक मगरमच्छ या क्रोकोडाइल हो गया। तो ये सारी जो थी ये फूड चेन थी। फूड चेन जो है वो क्या करती है? इट्स हेल्पिंग टू कीप एक सेकेंड, इसमें खाद्य हम एक और पढ़ेंगे खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल जो है उसको मैंने कल एक आपको क्या कहते हैं एक पीडीएफ फाइल भी मैंने उसमें डाली थी जो इंग्लिश मीडियम में थी, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब कई सारी आपस में मिलती है और एक दूसरे से जटिलता बनाती हुई एक दूसरे पर निर्भर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल। तो जब अधिक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर जुड़कर जटिल जाल का निर्माण करे तो ऐसा जाल क्या कहलाता है? खाद्य जाल। और ये एक और बड़ी चीज़ है कि कोई भी खाद्य जाल जो है वो जितना खाद्य श्रृंखलाएं जितनी ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई होगी जितना ज़्यादा खाद्य जाल स्थायी होगा, यानी कि खाद्य जाल की जो जटिलता है वो उसके स्थायित्व पर निर्भर करती है।
अब जो खाद्य जाल है वो इकोसिस्टम में क्या हेल्प करता है, तो ये हेल्पिंग इकोसिस्टम टू कीप स्टेबल एंड बैलेंसिंग। जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो स्थायी और बैलेंसिंग या संतुलन में तभी रह पाएगा जब ये खाद्य जाल जो है इस सुचारू रूप से या निरंतर चलते रहे, और ये जितने ज़्यादा इसमें जीव सम्मिलित हो पाएंगे, जितना इसकी जटिलता होगी, उतना इसका स्थायित्व बढ़ेगा। फूड वेब यानी कि जो खाद्य जाल है वो किस किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, या फूड चेन की जो लेंथ है वो किस तरह की है, फूड चेन के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है स्पीसीज़ की, मतलब कितने सारे पोषक स्तरों के जीव जो है वो सम्मिलित, और कितनी जीव की विविधता है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल यानी कि अलग अलग पोषक स्तर जो है वो किस तरह से है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अब आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, यानी कि जो भी खाद्य श्रृंखलाएँ हैं उसकी महत्वता क्या है, इकोसिस्टम में उसका क्या महत्व है। तो जीवों के मध्य जितने भी फूड रिलेशन एंड इंट्रैक्शंस होते हैं वो फूड चेन के द्वारा बनते हैं। एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या खाद्य संबंध है, क्या उनकी अन्योन्य क्रियाएं होती है, जितना भी मटेरियल है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल इस प्रकृति में, वो एक जीव से दूसरे जीव और दूसरे जीव से वापस पुनः प्रकृति की ओर जो इसका चक्रण होता है वो भी फूड चेन के द्वारा होता है। तीसरा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस या बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेंस है उसको किस तरह से बाहर निकालना, या फिर किस तरह से उसका पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होना। तो यहाँ पे बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इसको आप अच्छे से समझें। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका पोषण स्तरों के जीवों में क्रमशः अधिकाधिक होना, ये अधिकाधिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, अधिकाधिक होना, उसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी कि क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे एक छोटी मछली है, उसने उस पानी को पिया, तो इसका मतलब उसने जब पिया तो उसकी 10 ppm या जो भी है, हम मान लेते कि उसकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस के लेवल कम था, लेकिन जब वो बड़े जीवों में जाएगा तो उसका टॉक्सिक लेवल ज़्यादा होगा, वो उससे और बड़ा पोषक स्तर तक पहुँचेगा। यानी कि जो सबसे टर्सरी कंज्यूमर होगा या तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता होगा, उसमें इस विषैले पदार्थों का जो मापन है या जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में धीरे धीरे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक आगे से आगे जीवों में इन विषैले पदार्थों का और अधिक हो जाना बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक औसत अनुमान के अनुसार अमेरिका में जो एवरेज एक आदमी होता है उसके अंदर जो DDT होता है, अब DDT क्या होता है ये आपके लिए एक होमवर्क रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी कि DDT क्या होता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है, क्योंकि हम ये 8th 10th 12th में पढ़ चुके हैं DDT की फुल फॉर्म। तो आप DDT जो है उसके बारे में सोचना, खुद आंसर ढूंढना, ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो 11 ppm होती है, जबकि इसकी सुरक्षित सीमा जो है वो 0.2 ppm मानी जाती है। तो देख लीजिए 0.2 ppm कहाँ है और 11 ppm कहाँ है, तो इतना ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन हो चुका है इंसानों में। अब यहाँ पे आप देखिए कोई जो अपरदी खाद्य श्रृंखला मैंने जो बताया था उसका एक अच्छा सा डायग्राम है कि अपरदी खाद्य श्रृंखला जो है वो बड़े पोषक स्तर जैसे ये फंजाई या मैग्रोव वनस्पति जो है उनके फाइटोप्लैंक्टन है और जो बेंथिक एल्गी है इनके द्वारा स्टार्ट होकर फिर इसके अंदर ये सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जैसे एप्रोफाइटिक सिपोइड है, क्रैब्स है, एम्फोफोइड है, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है जो इनका अवशोषण करते हैं। ये जो मृत हो जाते हैं उसके बाद में जब इसकी लीव या इसका डिके हो जाता है तो इनके फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, उसके बाद में ये डिटोरेटिस कंज्यूमर जो इन जो सूक्ष्म जीवों को अपने अंदर लेते हैं उसमें स्मॉल कॉर्निवोरस जैसे मिनो, स्मॉल फिशेज ये सब, और इनको फिर लार्ज या टॉप कार्निवोरस जो होते हैं जैसे बड़ी फिश जो होती है या ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं वो अपने अंदर लेते हैं। तो इस तरह से अपरदी खाद्य श्रृंखला चलती है। ये मैग्रोव वनस्पति या मैग्रोव की पत्तियों पर बताया गया है। ऑडम ने इसको साउथ फ्लोरिडा में स्टडी किया था। तो समझ में आ गया कि कैसे जो मृत जीव होते हैं उनको ये सूक्ष्म जीव उनका अवशोषण करते हैं और सूक्ष्म जीवों को फिर बड़े जीव खाते हैं और बड़े जीव को और बड़े जीव खाते हैं। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है। ये वापस वही मैंने मैग्निफिकेशन के बारे, ये एक बड़ा सा और खाद्य जाल को अच्छे से समझाने वाला एक डायग्राम है कि किस तरह से कई सारी खाद्य जो श्रृंखलाएं हैं, फूड चेन है, वो आपस में कनेक्टेड हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी पादप है या तो उसको हम जरूरी नहीं कि चूहा खाए, चूहे की जगह उसको खरगोश भी खा सकता है या हिरण भी खा सकता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होने की वजह से खाद्य जाल भी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इकोसिस्टम बैलेंस रहता है।
ये देखिए आप बायोमैग्निफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कि कैसे छोटे ये जल है, इसमें डीडीटी की मात्रा होती है, फिर इसको सूक्ष्म जीव लेते हैं, उसके बाद में इसको ये जो बड़े जीव हैं इंसेक्ट्स हैं वो लेते हैं, इंसेक्ट्स के बाद फिश लेते हैं, और फिशों को जब ये स्वान या हंस खाता है तो डीडीटी की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में हो जाएगी, हंस में। तो इसी को ही हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसके अंदर इस डीडीटी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। तो ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बहुत ही छोटा छोटा करके लेके चल रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है वो इसको इजीली पढ़े, इजीली उनको याद हो जाए, टाइम टू टाइम उनका रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच।